कोई जुडिशल कमीशन का कुछ ना कुछ को निकलना होता तो आज 15-20 दिन हो गए इस बात को, कुछ ना कुछ निकल आता। मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल के चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। अगर मगर से निकले और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। हमने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हदायत के एन मुताबिक टॉक्स खत्म कर दिए। ये ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। आइन ये इजाजत देता है कि जब तक नई अपॉइंटमेंट्स नहीं होती वो कंटिन्यू कर सकते हैं। 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है। ये अभी मुज़ाकरा टूट जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ना कमीशन बनेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। इलाही ये माजरा क्या है? कल तो बैरिस्टर गौहर खान ने बानी PTI खान साहब का मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को नज़रसानी करने की अपील की। आज बैरिस्टर गौहर खान फिर कह गए कि हाँ, मुज़ाकरात पर दोबारा गौर कर सकते हैं, आप कमीशन तो बनाएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जी अगर मगर से निकलें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज वादे कह गए कि 26वीं आइनी तरमीम को कोई इदारा रोल बैक नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई हुई हैं 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो यहाँ तक भी कहा कि ब्रदर जजेस नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करें। PTI मसलसल आज भी ऐवान में पार्लियामेंट में एहतजाज करती रही, हत्ता कि मुश्तरका इजलास भी एहतजाज की नज़र हुआ। ये PTI की कोई नई स्ट्रेटजी है, हम इस पे भी बात करेंगे। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से एक और बात भी हुई, नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होनी है। लॉ मिनिस्टर वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ ने भी वादे कर दिया कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के आने तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम तज्ज़िया हासिल करेंगे। मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार आज हमारे रूबरू होंगे। जनाब हफीज़ुल्लाह खान न्याज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब मुनीब फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। फ़रिया इदरीस साहिबा, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। न्याज़ी साहब, ये कल भी बात हुई कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आज कह दिया कि हम दोबारा गौर कर सकते हैं। वैसे PTI ने 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी और हुकूमत ने 28 जनवरी तक 7 वर्किंग डेज़ में इजलास भी बुलाना था। बाकायदा तौर पर आज उसका नोटिफिकेशन भी आ गया। तो ये क्या हो रहा है न्याज़ी साहब? बहुत बहुत शुक्रिया प्राय साहब। मेरा ख्याल में सिवाय कन्फ्यूजन के कुछ नहीं है। एक अरसे से वैसे तो खैर इमरान खान साहब की सियासत जो है अल्लाह ताला के फजलो करम से कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन और गम गुस्सा से लबालब भरी है, लेकिन पिछले चंद महीनों से तो उनके अंदर मैं देख रहा हूँ, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उनके अंदर जो दिमाग के अंदर क्या कुछ पक रहा होगा या पकना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मैं उसका इदराक रखता हूँ या मुझे उसकी कुछ ना कुछ समझ बूझ है। तो मैं तो अरसे लिख भी यही रहा हूँ और बराबर यही बात कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेटेड है। इमरान खान साहब के अंदर एक अपने लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है। बुनियादी तौर पे पिछले दो दफ़ा डीचौक आना, दो दफ़ा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें एक दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब जो है 10-12 ज़िले फलांग के पेशावर पहुँच गए थे डीचौक से, और एक दफ़ा जब बुशा बीबी जो है वो लीड करते हुए आई थी। इन दोनों दफ़ा तो मैं कमाहक को हूँ शरा सदर के साथ कहता हूँ कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी को ही टेस्ट कर रहे थे। अब ये अजीब बात होती है कि लीडर जो है अपनी पार्टी को ऐसे टेस्ट करे, उस तरीके से टेस्ट करे जो आजमूदा नाकाम फार्मूले थे, और जो आज तक इमरान खान साहब के पास जो सहूलत नाकाम एहतजाजों की है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर किसी और सियासतदान को इतने नाकाम रैलियाँ, एहतजाज और नाकाम जो है सियासी हिकमत अमली किसी और के हिस्से में आती है। अब ये जो है उन्होंने किया है तो कौन सा नई बात है। पिछली जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, हमें इसे याद नहीं रहता कि इमरान खान साहब की जो जितनी जो इस तरह की जो कॉल्स थी वो सदाबा सरा रही, और वो क्या थी, उन्होंने 3 दफ़ा लॉकडाउन मुकम्मल पूरे मुल्क में किया था 8 फरवरी के इलेक्शन के
कि वो नल इन्वाइट करने या उसकी जो उसके अंदर जो कमी पेशी थी या जो वो उसको जिस तरीके से फॉर्म 47 कहते हैं, और उसमें उनको कुछ भी नहीं हासिल हुआ। किसी को याद ही नहीं है कि इमरान खान साहब 5 दफ़ा बाकायदा 8 फरवरी 2024 के बाद इसी तरह की लॉकडाउन शटडाउन तक कॉल कर चुके हैं। अभी बैठे आपके साथ बड़े नाबगा रोजगार मुनी फारूक साहब बैठे हैं, फरिया बैठी हैं, आप खुद माशाल्लाह बड़ी जहादीद हैं। मुझे बताएं कि उनकी जो कॉल है तरसीलात ज़र वाली, वो उन्होंने सस्पेंड की हुई है या इंटैक्ट है? अगर इंटैक्ट है तो क्या असर पड़ा है? तो किस्सा मुख्तसर मैं इसको 2 फिक्र वाइंड अप कर दूं। इमरान खान साहब इस अपनी सियासी तर्कश की हिकमत अमली के जितने तीर थे एहतजाज के, वो सारे के सारे चला चुके हैं। वो कहते हैं फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, वो सारे चला चुके हैं और सारे जो है बेईमाना तरीके से नाकाम हो चुके हैं। अब वो फर्ज के मुज़ाकरात नहीं करते तो क्या बनेंगे? लेकिन आप अब मैं आपको कंक्लूडिंग बात जो कर दूं ये है कि मुज़ाकरात नहीं मुज़ाकरात दोबारा होंगे, आप देख लेंगे। और ये जो है इससे इमरान खान साहब अब आएंगे तो पहले से ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में आप ये मुलाकात हफ्ते 2 हफ्ते बाद शुरू करेंगे। और वैसे भी चले वैसे देखते हैं नियाज़ साहब कब वो शुरू करते हैं। इधर तो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि आप इस फैसले पे नज़रसानी करें, यानी हुकूमत विलेंगे। फरिया इदरीस साहिबा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब तो 9 मई और 26 नवंबर के कमीशन के हवाले से ये भी कहे गए कि ये जुडिशल कमीशन 2014 से बनना चाहिए। उनके बाद जो वाक़यात सामने आए तो अचानक बानी पीटीआई खान साहब ने 28 का इंतज़ार किए बगैर ऐलान करवा दिया। कहीं ये डर तो नहीं था कि 2014 भी ना खुल जाए? देखिए, ये जो बात की जा रही है 2014 की कमीशन की, मेरा ख्याल से तो इसको बिल्कुल ओपनली मान लेना चाहिए था पीटीआई को कि 2014 का भी एक कमीशन बना दें, उसके साथ 9 मई का भी बना दें और साथ 26 नवंबर का भी बना दें। जरूरी नहीं है कि एक ही कमीशन को इतना बड़ा, इतना वाइड स्प्रेड कर दिया जाए कि हर चीज डायलूट हो जाए। तो इसमें कुछ 2-3 बातें मुझे अभी तक क्लैरिटी इससे समझ नहीं आई है। मसलन कमीशन बनाने का मुतालबा पीटीआई क्यों करी है? फ्रॉम द स्टार्ट इसमें बहुत सारी अहम मामलात हैं। मसलन ये कि खुद ही पीटीआई कहती है कि 26वीं तरमीम के बाद जो इस वक्त की अदालतें हैं वो बहुत ज्यादा हद तक डायलूट हो चुकी है, उनकी पावर डायलूट हो चुकी है, पीटीआई उसके खिलाफ है। सो 26वीं तरमीम के बाद वाली अदालतों से आप एक कमीशन मांग रहे हैं जिनको आप पहले कहते हैं कि आप उनको समझते हैं कि वो कमजोर पोजीशन में है। सो क्या आप उस कमीशन के बनने के बाद उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे? सेकेंडली 26 नवंबर को से पहले 9 मई आता है। 9 मई की बहुत सारे मामला हमने भी रिपोर्ट किए, पराचा साहब आपने भी रिपोर्ट किए, जो पीटीआई का मौकफ है कि ये एक फॉल्स फ्लैग था, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से विदाउट कमीशन बहुत सारे लोगों को नजर आता है कि ये बात ऐसी नहीं थी। बहुत सारी फुटेजेस हैं, बहुत सारे लोग जो कि इस वक्त जेलों में हैं, पीटीआई क्लेम करती है कि वो उनके अपने लोग हैं। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि 9 में आपकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ही नहीं है? अभी तो फिर चले बेनिफिट उनको मिल जाता है अगर ये कमीशन बन जाता है और वो कमीशन वाजे कर देता है कि एग्जैक्टली किस हद तक पीटीआई इसमें इन्वॉल्व थी, तो इससे कोई पीटीआई को फायदा होने नहीं जा रहा। सो मुझे लगता है कि एक किस्म का ब्लफ कॉल किया था पीटीआई ने, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो इस कदर परेशानी का इजहार है कमीशन बनाने में, वो भी मुझे उसकी भी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि वो क्यों इतना घबराते हैं कि कमीशन बन जाए। गवर्नमेंट के पास पावर है कमीशन बनाने की। वो अगर समझते हैं कि 2014 के धरने के ऊपर कमीशन बनाया जाए तो बना दें, उनको किसने रोका हुआ है? सो दे शुड टेक द इनिशिएटिव। लगता यही है कि दोनों तरफ से ये जो डायलॉग था या जो बातचीत थी वो हाफ हार्टेडली थी। दूसरी तरफ जो आपको जल्दी नजर आती है पीटीआई की तरफ से, वो उनका अब एक जनरल तरीके का आप समझ लें कि उनका मूड ऐसा है कि हर चीज फास्ट पेस हो, जरा सा भी धीमे तरीके से बैठ के जब बातचीत होती है तो ऐसे लगता है कि पीटीआई को लगता है कि ये तरीका नहीं है सियासत का। और यहीं पे पीटीआई की सियासत फर्क है दूसरी जमातों से। ये बड़ी अहम बात की आपने, फास्ट ट्रैक वाली। मुनीब फारूक साहब, आप क्या समझते हैं, कहीं ये तो नहीं कि खान साहब या पीटीआई मायूस हुई हो कि हुकूमत कमीशन नहीं बनाएगी तो प्रीएम्प्ट करके हम खुद ही ऐलान कर दें बजाय इसके कि हुकूमत की तरफ से ऐलान हो, या फिर कोई सियासी हिकमत अमली हमेशा की तरह पॉलिटिकल स्ट्रेटजी फॉल्टी है, बगैर सोचे समझे फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया? आपको क्या नजर आता है? देखिए, इस सारे मामले में प्राय साहब एक चीज हमें जो डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए कि हुकूमत के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत
मौजूद है और वो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की। तो जब आप ऐसी ताकत के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आप वैसे ही थोड़ी आपकी चाल में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक्सूबरेंस आ जाती है और आप फिर अपने तरीके से कंडक्ट भी खुद को करते हैं। यही हालात थे, मतलब यही हालात, मतलब ये कि ऐसी हुकूमत तो वो भी 2 तिहाई की थी 2014 में, लेकिन आपको याद होगा उस वक्त जो DGISI थे उन्होंने, वो मास्टरमाइंड थे 2014 के धरने के, तो इस्लामाबाद की इतनी 2 तिहाई अक्सरियत की हुकूमत जो PMLN की थी वो बिल्कुल उन्होंने उनको नाको चने चबवा दिए थे और रियासत को अंडर सीज करवा दिया था। और कैसे पार्लियामान के शेल्टर में पूरी हुकूमत ने अपनी पनाह ली हुई थी। अब मसला ये है कि आज तहरीक इंसाफ के पास की हालत ये है, बहुत एहतराम के साथ मैं इसको सियासी हिसाब से कह रहा हूँ कि वो है ना कि 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए, वो वाला हालत है कि आपने पहले तो या तो अगर आपकी पोजीशन इतनी तगड़ी है तो फिर आपको क्या जरूरत है। मुनीब फारूक साहब, एक गुजारिश है कि अगर वाकई ये जो आपने मुहावरा इस्तेमाल किया है तो फिर शिकायत क्यों की जाती है कि रोज़ाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है, ये इंतशारी हैं, ये एहतजाज ना किया करें। अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो करने दें एहतजाज उनको। फिर देखिए, कोई भी हुकूमत हो प्राइस साहब, चाहे वो जितनी मर्जी ताकतवर हो, चाहे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जितनी मर्जी ताकतवर हो, एक बात ज़हन में रखिएगा कि कोई भी हुकूमत हो, इतनी मर्जी कंफर्टेबल हो, वो जो एक अनसर्टन सी फिजा है या इंतशार वो टॉलरेट नहीं कर सकती। वो एक ओवरऑल हेल्थ किसी रियासत के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए, आज इमरान खान साहब बाहर निकल आए, रोज जलसे करें, रोज एहतजाज करें, हुकूमत उससे नहीं गिरेगी, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन हाँ, जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो बहुत सी चीजों में आ जाएगा, बिजनेस इंपैक्ट होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये आज हर चीज चल रही होती है और मेरा ईमान है कि अल्लाह की मर्जी से चल रही है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जो ताकत है वो पीक कर रही है और जनरल आसिम मुनीर साहब 2027 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। क्या फौज ने अब ये पॉलिसी बना ली है कि जी इमरान खान साहब के साथ कोई दोबारा रोमांस नहीं करना सियासी तौर पर, तो फिर तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये टाइम बाउंड है, अगर ये पॉलिसी टाइम बाउंड है, तो फिर तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को इंतजार करना पड़ेगा अच्छे वक्त। अच्छा, आपने मुनीब फारूक साहब, आपने आर्मी की बात कर दी, इस्टेब्लिशमेंट की बात कर दी। फवाद चौधरी साहब जब बुध के रोज़ बानी PTI से अडियाला जेल में मिलकर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि पेशावर में होने वाली मुलाकात, आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर के दरमियान मुलाकात, वो एक ब्रेक थ्रू था। वो कैसा ब्रेक थ्रू था जिसके दूसरे दिन ही बानी PTI खान साहब ने मुज़ाकरात ही ख़त्म कर दिए? मैं ये सवाल आप पे ही छोड़ता हूँ मुनीब फारूक साहब, लेकिन नाज़रीन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मुनीब फारूक साहब, एक सवाल छोड़ा था, आपने खुद ही आर्मी चीफ, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की। आर्मी चीफ की पेशावर में बैरिस्टर गौहर खान के साथ होने वाली मुलाकात, बाज़ गश्त अभी भी बाकी है। फवाद चौधरी साहब ने कहा ये बड़ा ब्रेक थ्रू था। अगर ये ब्रेक थ्रू था तो फिर तो मुज़ाकरात अचानक स्कट्टल कर देना, ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर थोड़ी मुज़ाकरात हो रहे थे। देखिए, बात यह है कि जो बहुत ही एहतराम के साथ फवाद चौधरी साहब का जो आजकल की हालात की असेसमेंट है वो काफी फॉल्टी है। वो इक़्तिदार में जरूर रहे और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ शोल्डर्स रब करते रहे, लेकिन मैं आपको बहुत एहतियात से बता रहा हूं कि आजकल की एस्टेब्लिशमेंट क्या है और ये किस नौयत की है। आप यकीन मानिए, इसका अंदाजा तो साबिक कई डेकोरेटेड लेफ्टिनेंट जनरल्स को नहीं है कि आज की एस्टेब्लिशमेंट क्या है और ये किस तरह से खुद को कंडक्ट कर रही है। मसला ये है कि जिस मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है, अव्वल तो वो मुलाकात नहीं थी, वो कोशिश थी, ठीक है, और उसका जवाब बहुत ही अनकन्विंसिंग था और बहुत ही ज्यादा लूकवार्म किस्म का रिस्पॉन्स था। कोई ऐसी बात उसमें कमिटमेंट या वो नहीं हुई और ना ही कोई ब्रेक थ्रू ऐसा हुआ है। अब आप पहाड़ बना लें और कहें कि जी बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है, तो जहां ब्रेक थ्रू होता है वहां ये नहीं होता कि जी अगले दिन एस्टेब्लिशमेंट भी वजाते देने पे आ जाए, वज़ीर आज़म और हुकूमत को बताना पड़ जाए कि जी कुछ भी नहीं हुआ और इमरान खान साहब को सजा भी हो जाए और फिर मुज़ाकरात भी फारिग हो जाए, तो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जी।
मसला ये है कि तहरीके इंसाफ के चंद ऐसे कुछ नादान दोस्त ऐसे हैं जो अप स्टार्ट्स हैं, मैं फवाद साहब की बात यहाँ नहीं कर रहा, कुछ और अप स्टार्ट्स हैं जिनको पहली दफा पीटीआई की वजह से वो गए हैं असेंबली के अंदर, उनके पे ग्रेड से ऊपर है बहुत सारी चीजें, उनको छोटी छोटी चीजों से लगने लग पड़ता है कि जी ये बड़ा देखें आज बड़ा कमाल हो गया, इमरान खान साहब आ रहे हैं, अब हमारे हंसने के दिन आ गए हैं, अब हमारे फरहान दिन आ गए हैं। यकीन माने ना उन्हें वो पंजाबी कहते ना मेरा सज्जी दा पता है ना खब्बी दा पता है, वो 8 उन्होंने मारना। चलें, बहरहाल लोगों को अपने लोगों को उम्मीद भी दिलानी होती है, अगर बिल्कुल ही मायूसी फैला दें अपने ही लोग तो फिर कारकुन कहाँ रहेंगे। तो रुकिएगा प्लीज न्याजी साहब, झूठ तो ना बोले ना सर। न्याजी साहब, एक और मामला भी है जो पीटीआई की आज की स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा था कि पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं मसलसल एहतजाज हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है। स्पीकर साहब को भी कहना पड़ा, सरदार आज़ाद सादिक साहब को, कि ये 20-25 मिनट के लिए आते हैं, शोर करके चले जाते हैं। आदम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे थे कि सवाए बानी की रिहाई के लिए कोई बात नहीं करते। उनकी प्रायोरिटी है बानी की रिहाई, उनकी वजह से ये पार्लियामान में बैठे हैं, उनकी वजह से केपी की हुकूमत है, उनकी वजह से 109-10 लोग हैं पंजाब असम्बली में या सिंध असम्बली में कुछ लोग हैं। तो ये मुतालबा उनका कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं है। देखिए जी, ये तो थोड़ा सा जो अगर ना बड़ी एकेडमिक और जो है कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, क्योंकि इस फील्ड में तो मेरी बड़ी नपी तुली राय है कि ये रसानिया से तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का 70s में था और नवाज शरीफ साहब का अभी आप रिसेंटली मुजाहरा करके देख चुके हैं, 2019 में भी देखा है कि पार्टी जो है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लीडरशिप के साथ कभी भी नहीं खड़ी हुई है। पाकिस्तान की तारीख में मैं आप कौन सी मिसालें दूँ, 3 मैंने आपको रीसेंट मिसालें दी हैं, मैं अभी बहुत पुरानी हिस्ट्री में नहीं झांका हूँ। 50s में अगर मेरे सामने तो एक पूरा सामने आ गया है कि मोहम्मद अली बोगरा जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन डिसमिस हुए तो उनके बंदों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह खड़े हो गए पूरी कैबिनेट। तो ये सारे लोग जो हैं, शहबाज शरीफ पूरी जितने काबीना के साथ जो खड़ा है वो नवाज शरीफ के साथ नहीं खड़े, वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो एस्टेब्लिशमेंट के दस्त बाजू और कंधा बने हुए हैं। यही हाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का था जब वो अभी जिंदा थे और उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिस्मेटिक और पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, ऐसा लीडर कभी नहीं आया, लेकिन पार्टी छोड़ गई। 2019 में नहीं देखा आपने कि नवाज शरीफ साहब तो 2020 में भी बाजवा और फैज़ हमीद को अपना मुजरिम करवाते थे, आज भी वो ये उनकी राटी यही है। लेकिन 2019 में किस तरीके से सारे वो जो है तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो इमरान खान साहब पे जो बीत रही है वही बीती है जो आज से सियासतदानों की पार्टी आज तक जो कुछ करती रही हैं वही अजाय तरकीबी है। ये कोई इनकलाबी पार्टी नहीं है, ये कोई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान नहीं है, ये कोई जमात इस्लामी ऑफ पाकिस्तान नहीं है कि जिनके लोग जो हैं वो अंगारों के ऊपर उल्टा भी अटका दोगे तो अपनी पार्टियाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो ईमान का दर्जा रखते उनके लिए पार्टियाँ। बाकी जी मैं आपको क्या बताऊँ, मुनीफ फारूक साहब फरमा रहे हैं कि जी 100 लितर 100 जूते, मैं कहता हूँ जी खादा पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा 12 आने। भाई इमरान खान साहब को आज ये बताए कि अब आपका थ्रेट कौन सा रह गया है। मुहावरों की बरमार, मुहावरों की बरमार हो गई न्याजी साहब, मुहावरों की बरमार हो गई। वो जो कि हमारा बरखुरदार जो है वो झिझक रहा था कि ये बड़े सख्त मुतार में जूते वाला लितर वाला, हालांकि को पता है कि ये सारे सारी जमाते इनको आदत है। चले इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा। फ्रिया इदरीस साहिबा, ये जो बात है कि आज की एस्टेब्लिशमेंट की किसी को समझ नहीं आ रही, अगर माजी की सारी रेपिटिशन तारीख़ में सिर्फ नाम तब्दील कर दें, न्याजी साहब ने हिस्ट्री बता दी, तो फिर आज के हालात इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि न खान साहब को समझ आ रहे हैं, न मियां नवाज शरीफ को समझ आ रहे हैं, न आसिफ जरदारी साहब को समझ आ रहे हैं। तो वेयर आर वी हेडिंग फॉर? 8 फरवरी को फिर एहतजाज की कॉल दी हुई है खान साहब ने। आप 9 मई देखती हैं 8 फरवरी को, या 26 नवंबर देखती हैं 8 फरवरी को, या 5-6 अक्टूबर देखती हैं 8 फरवरी को? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट मेरे ख्याल से इसका एक कंसिस्टेंट पैटर्न जरूर रहा है। ये बात ठीक है कि जो आज की एस्टैब्लिशमेंट है, जैसे अगर वो उन पीटीआई की कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही तो कुछ साल पहले वाली जो एस्टैब्लिशमेंट थी शायद वो पीएमएलएन
को जो सपोर्ट कर रहे थे उनको उस तरीके से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो एक फुटप्रिंट है एस्टैब्लिशमेंट का वो आपको कंसिस्टेंट नजर आता है, जिसका भी न्याजी साहब ने जिक्र भी किया है। जो हम पीटीआई की पॉलिसी पे बात कर रहे हैं ना, और बड़े मुहावरे भी हमने यहाँ पे सुने हैं, अगर इजाजत दे पराचा साहब मैं भी एक मुहावरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। एक मुहावरा है आधा तीतर आधा बटेर। पीटीआई की पॉलिसी मुझे वो लगती है इस वक्त उनके सामने दो मॉडल्स हैं जिसका वो बार बार उनकी जो उनकी एक्टिविटीज है उसमें नजर आता है। एक मॉडल उनके सामने नवाज शरीफ मॉडल है और एक मॉडल उनके सामने एर्दोगान मॉडल है। पहला मॉडल उनके सामने ये है कि आप ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, जैसे कि मरियम नवाज कहती थी कि मुफाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, वो ये उसी को फॉलो करते हैं कि शायद जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब माइनस हुए थे और फिर दोबारा इन हुए थे, यही पीटीआई के साथ होगा और वो फेवरेट दोबारा बनेंगे। उसकी आपको बार बार मिसालें नजर आती हैं। जो मीटिंग अभी हुई है बैरिस्टर गौहर की, उससे पहले माजी में देख लें कि जनरल बाजवा को बुरा भला कह के और ये कह के कि मैं कभी भी नहीं समझता कि ऑपोजिशन लीडर को मिलना चाहिए आर्मी चीफ से। 15 दिन बाद खान साहब ने मुलाकात की, एक नहीं दो मुलाकात जी जी जो कि प्रेसिडेंसी में हुई थी, आपको याद होगा। दूसरा मॉडल जो है और ताहयात ऑफर भी की, ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर भी कर समझा है कि हम एग्जैक्टली एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि टर्की की जो पूरी हिस्ट्री है, टर्की का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल फर्क है पाकिस्तान से। ये ख्वाहिश हमने पीएमएलएन के कुछ लीडर्स ने भी देखी और यही ख्वाहिश हम समझते हैं कि अब पीटीआई की लीडरशिप भी ये समझती है कि एक तरफ वो एर्दोगान के बन जाएंगे विदाउट थिंकिंग कि एर्दोगान ने कितना काम किया था पाकिस्तान में, कितने अरसे तक टर्की में कितने अरसे तक कंसिस्टेंटली उनकी पॉलिसी रही थी, और जिस वक्त वो इक़्तिदार में आए थे तो वन एट ए टाइम उन्होंने काम किया था। पहले मीडिया के हवाले से सख्ती की थी, उसके बाद से उन्होंने जो अदलिया है उनको बड़े हद तक अपने अंडर कर लिया था, तीसरी बात फिर उनकी जो मिलिट्री है उस पर आई थी। सो इट वाज अ डिफरेंट मॉडल, लेकिन एग्जैक्टली डिफरेंट मॉडल भी था, प्लस अवाम के लिए उन्होंने काम किया है। इधर रुकिएगा प्लीज नाजरीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम मुल्क की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर पीटीआई की स्ट्रेटजी मुज़ाकरात उन्होंने ख़त्म कर दिए। मुनीब फ़ारूक साहब, ये अमरीकी कांग्रेस अरकान के आगे हाथ जोड़ना कि अब हमें रिहाई दिलवाएं, 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड में सज़ा भी हो चुकी, अदालतों के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया जाता है, यहाँ फिर केस लड़ने की बजाय एविडेंस देने की बजाय फिर उधर कांग्रेस अरकान के साथ बात की जाती है। आपको क्या नजर आता है? देखिए, ये कोशिश तो ये है कि अमेरिका से कोई दबाव इतना बड़ा डले, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बड़ी अनकन्वेंशनल किस्म की सियासत करते हैं तो वो ट्वीट्स कर दें या कुछ ऐसा कर दें, और पीटीआई ने तो रिसेंटली कोशिश भी की कि जी इलेक्शन से पहले भी कुछ ट्वीट्स हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। उस तरीके से जिस तरह से कोई पावरफुल लोगों की जानिब से होना चाहिए था, तो पूरी तरीके साहब इस बात पर रिलाई किए हुए कि अमेरिका से कॉल आएगी और बस यहाँ अमेरिका की कॉल के बाद सारे सरबसजूद हो जाएंगे जीएचक्यू वफाकी हुकूमत अमेरिका की तरफ देखने के लिए, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो इस मामले को खत्म करें और इमरान खान साहब को फौरी तौर पर बाहर निकालें। लिहाजा वो इस वक्त तो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर मौजूद नहीं, लेकिन देखे ना, तहरीक अदम एतमाद 10 अप्रैल 2022 को आई थी, उससे पहले ही रिजीम चेंज का अमेरिका पे लगा इल्ज़ाम, फिर कहा गया कि हम कोई गुलाम हैं, उसके बाद एब्सोल्युटली नॉट वाला भी नारा था। तो अब लॉबीज और ब्रीफिंग तक ये सफ़र कैसा लग रहा है? देखिए, वो फिर तहरीक इंसाफ के लिए तो हर चीज़ वो दोस्त ऐसे है, उसको कवर अप बड़ा अच्छा देते हैं। फिर उनके कुछ यूट्यूबर हजरात हैं, वो तो फिर ऑलमोस्ट हर चीज को हलाल भी बना देते हैं और उसके अंदर एक नई तौजी पेश कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में पीटीआई के फॉलोअर को ये फर्क नहीं पड़ता कि उस वक्त क्या मौकफ था और अब क्या मौकफ है। वो तो इमरान खान साहब को ऑलमोस्ट इनफेलेबल समझते हैं और वो ये समझते हैं कि ये सूरत हाल ऐसी है जिससे इमरान खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे फायदा ही उन्हें होगा। मेरे ख्याल में उनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, क्या हो रहा है। फ्रिया इदरीस साहिबा, आप ये बताएं कि कैपिटल हिल वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस अरकान को ब्रीफिंग दी गई, हम फिर क्या समझें कि अब अमरीका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बाकायदा मुदाखलत की दावत दी जा रही है महज अपने इक़्तिदार के लिए?
देखिए वाज़ेह तौर पर यही नजर आ रहा है, और ये अब कुछ अरसे से हम मुसलसल देख रहे हैं कि पीटीआई ओपनली सपोर्ट करती रही डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन को भी। वो खुद बताते हैं कि हमने उसमें कितनी फंडिंग की है, और बड़ा प्राउडली बताते हैं, और उनका एक ही मुतालबा था कि खान साहब को जेल से राहत कर दिया जाए और मोस्ट प्रोबेबली इक़्तिदार में ले आया जाए। सो वो हम कहते रहे, पीटीआई के लोगों से भी पूछते रहे, लेकिन जैसे कि मुनीब ने अभी कहा है कि पीटीआई के फॉलोअर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कुछ अर्से पहले तक वो कहते रहे कि हम कोई गुलाम हैं, आप जो कहें हम कर दें, लेकिन अब वो उसी पॉलिसी को इम्प्लाई कर रहे हैं इस वक्त की गवर्नमेंट पे कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए और कोई नरमी मिले पीटीआई को। एक सवाल यहाँ पे जरूर है कि पीटीआई के फॉलोअर यहाँ तक कैसे पहुंचाए कि अब वो इस लेवल पर आ गए हैं कि कोई भी बात हो, कोई वाज़ेह तज़ाद भी हो, तो वो उनको नजर नहीं आता। मैं समझती हूँ इसमें कुछ हमारी स्टेट की पॉलिसी का भी हाथ है, क्योंकि जिस वक्त खान साहब गवर्नमेंट में थे उस वक्त शदीद तनकीद होती थी उनके ऊपर, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो नेक्स्ट जो है इलेक्शन वो जीत पाएंगे। उस वक्त उनके बहुत सारे अपने फॉलोअर्स तनकीद करते थे खुलकर पीटीआई पर, लेकिन पीटीआई जो इतनी लार्जर देन लाइफ, उसमें मुझे लगता है इधर रुकिएगा न्याय साहब। देखे ना, मादी में आपने भी पूरी तारीख गिन दी कि मादी में हर कोशिश नाकाम हुई खान साहब की, चाहे वो 9 मई हो, 26 नवंबर हो, या उससे पहले एक 25 मई भी था। अब ये जो नया फैक्टर जिसको खासा बैंक कर रहे हैं पीटीआई वाले, माने ना माने उनकी मर्ज़ी, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के अरकान को ब्रीफिंग देना, इंसानी हकूक़ के मामलात उठाना, ट्रंप इंतज़ामिया से उम्मीदें रखना, क्या अब की बार ये कोशिश कामयाब होगी? अमेरिका मदाखलत करेगा, ट्रंप कोई ना कोई बयान दे देंगे, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई बयान दे देंगे? आपको क्या नज़र आता है? खातिर जमा रखें कि ये मुज़ाकरात जो है शुरू बाद में हुए हैं, इसमें जो तय करना था वो पहले हो चुका होगा। बाकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, मुतमईन करने के लिए 26वीं आलमी तरमीम के ऊपर भी जैसे होता था कि रात को उसमें मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, टूट गए, अगले दिन फिर शुरू हो जाते थे, या चंद दिन बाद शुरू हो जाते थे। आप देख लेंगे कि कमीशन भी बन जाएगा और तकरीबन सारे कैदी इमरान खान साहब के सिवा और चंद एक दूसरे जो कि हाई सिक्योरिटी कैदी होंगे, बदकिस्मती से शायद मेरे बेटे को भी शामिल कर लें, तो ये वो लोग हैं जिनको शायद रिहा नहीं किया जाएगा, बाकी वो भी रिहा कर दिए जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात देख ले कि इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ वाले का कंपैरिजन करते हैं उर्दुगान से, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा जहालत या खाम ख्याली नहीं हो सकती। जहन में रखें कि उर्दुगान है, मैं पिछले 15 साल से अपने कॉलम में लिख रहा हूँ, जब से जो पर्दे सीमी पे आए हैं, कि ये 3 बंदे जो हैं दुनिया की सियासत में ये गैर मामूली जो है इनके अंदर कैपेसिटी है। प्रेसिडेंट उर्दुगान, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन, ये अपने अपने मुल्कों में मेरा ख्याल है कि अगर तकाबली जायजा लें तो पुतिन जो है लेनिन के बाद से पुतिन पहला बंदा है जो इस कैपेसिटी, इस कैपेबिलिटी का है। उर्दुगान का कहेंगे तो मैं कहता हूँ कि मेरे नज़दीक तो कमाल अतातुर्क से ज़्यादा उसके अंदर एक जान है, हालांकि बड़ी डिवाइडेड सोसाइटी में आया है। शी जिनपिंग इनकी बात ना करें, ना इमरान खान साहब, दूसरे इमरान खान साहब 26 अप्रैल 1996 में पार्टी रखी, जनवरी 2025 हो गए हैं। एक सियासी फैसला बता दें इमरान खान साहब का, एक सियासी फैसला, ये आपके पूरे मुल्क के अंदर नाज़रीन सुन रहे हैं कि जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने खुद ना तासुब का इजहार किया हो, खुद ना कहो कि हाँ ये उस वक्त गलती थी, हाँ इस तरह नहीं करना चाहिए था, इस तरह करना चाहिए था, चाहे वो 1997 के इलेक्शन लड़ना थे, या उन 2008 के बाइकआउट थे, या इनके लॉन्ग मार्चेस थे, कोई भी फैसला करे, जेल बोर्ड तहरीक थी, जितने मर्जी है। जिस बंदे के पास इतनी कैपेसिटी ना हो कि 29 साल में एक सियासी फैसला ना कर सके और किसी क्रिटिकल मौके पे भी ना कर सके, तो उसको क्या अपने उर्दुगान से चलें इधर रुकिएगा। ट्रंप वाली बात और बाकी रह ट्रंप वाली बात वो भी सुनते जाए। मेरे देखें 2 बातें हैं, अगर या तो पाकिस्तान को उन्होंने होलसम कबूल करना है और पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात आइडियल होंगे, उस सूरत में तो ट्रंप जो है इमरान खान साहब को चिमटे से भी नहीं उठाएगा। हाँ, अगर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान जो है उनके हाथ से निकल गया है, पाकिस्तान इस वक्त चाइना के कैंप में चला गया है, किसी और कैंप में है, तो फिर वो जो कुछ भी करेंगे कलाम में नर्म होगी या कलाम में नाजुक होगी, बेअसर जाएगी, किसी ने जो है उस पर कोई तवज्जो नहीं देनी।
चाहे वो पाबंदियां लगाएं, चाहे इमरान खान का मुतालबा करें, चाहे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। चले इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा। फ्रिया इदरीस साहिबा, प्रोग्राम का वक्त जा रहा है, लेकिन मैं ज़रूर ये मामला आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। यही सवाल, आप क्या समझती हैं? ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं। वैसे तो 3 लोगों की न्याजी साहब एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन जब पिछली टर्म थी ट्रंप साहब की, उसमें एक और 3 बंदों की बात की जाती थी, नरेंद्र मोदी, खान साहब और प्रेसिडेंट ट्रंप। आज शुक्र है वो एग्जाम्पल नहीं आ रही, लेकिन क्या ट्रंप कर सकते हैं कोई बात? जो कंपैरिजन होता था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि खान साहब को भी और मोदी साहब को भी एंड डोनाल्ड ट्रंप को राइट विंग पॉलिटिशियन समझा जाता है। जहां तक मैंने देखा है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स को, यकीनन वो अनप्रिडिक्टेबल है। वो बहुत सारी बातें ऐसी कहते हैं जिनको जो पॉलिटिकली करेक्ट लोग हैं वो समझते हैं कि आउटरेजियस गुफ्तगू करते हैं, लेकिन है भी उनकी सेकंड टर्म में यू हैव नथिंग टू लूज, आप जो करना चाहते हैं वो करके जाएंगे। लेकिन ये समझना कि एक्चुअली बहुत ज्यादा अमेरिका से प्रेशर आ जाए एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दिल चाहे, ऐसे तो काम नहीं होते दुनिया में। जैसे कि न्याजी साहब ने कहा, आई एग्री विद हिम कि ये आपके पॉलिटिकल एफिलिएशन जो होती है वो कंट्री टू कंट्री होती है। पाकिस्तान से क्या इंटरेस्ट है, यही दिलचस्पी होगी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, किसी एक शख्सियत से उम्मीद रखना। और अगर इस हद तक वो जाएंगे तो फिर हमें ये भी समझना होगा कि फिर बहुत सारी उसके बदले में चीजें वो मांगेंगे खान साहब से। अगर पीटीआई ये समझती है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर आएंगे पावर में, तो फिर उनको ये भी पता होना चाहिए कि फिर वो कोई आज़ाद अपनी पॉलिसी नहीं रख सकेंगे। बहुत शुक्रिया फ्रिया इदरीस साहिबा, आपने वक्त दिया। जनाब हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब मुनीब फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नादरीन, नामवर तजज़ियाकार मुल्क की सूरत हाल के हवाले से अपना तजज़िया पेश कर रहे थे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।